स्टूडेंट्स, आज हम आईआर स्पेक्ट्रम के चैप्टर में जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है आइडिया ऑफ वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। विभिन्न क्रियात्मक समूहों की कंपन की आवृत्तियाँ। इसका थोड़ा सा एक ब्रीफ में बता दूं कि एक जैसे हम किसी मॉलिक्यूल के लिए एक डायटोमिक मॉलिक्यूल ही हम लेते हैं उसमें, या कोई भी एक मॉलिक्यूल जिसमें एक फंक्शन ग्रुप है, उस फंक्शन ग्रुप के लिए अगर हम थ्योरेटिकली फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करें एक वैल्यू हमें पता पड़ जाएगी। लेकिन जनरली क्या होता है कि वो जो फंक्शन ग्रुप है हमेशा उसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर एब्जॉर्प्शन शो नहीं करता। ये एब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है मॉलिक्यूल में उस फंक्शन ग्रुप के आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, उसके आसपास और किस तरह के फंक्शन ग्रुप लग रहे हैं। उन ग्रुप्स की प्रेजेंस से उस पर्टिकुलर फंक्शन ग्रुप जिसके ऊपर हमारा ध्यान केंद्रित है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है आईआर एब्जॉर्प्शन की वो चेंज हो जाती है। तो इसलिए अगर आपने बुक्स में देखा होगा तो डिफरेंट फंक्शन ग्रुप्स की जो आईआर फ्रीक्वेंसीज है उसकी एक रेंज दे रखी है। फॉर एग्जांपल 1600 सेंटीमीटर इनवर्स से 2000 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में पर्टिकुलर फंक्शन ग्रुप आपको मिल रहा है। तो ये जो रेंज है वो रेंज अलग अलग एनवायरनमेंट में कहाँ शो हो सकता है, उसके उन सब बातों को कंसिडर करते हुए वो रेंज दी जाती है। तो इस प्रकार से ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो डिफर भी कर जाती हैं। तो इन सब के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, जो कि है आइडिया ऑफ वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसीज ऑफ डिफरेंट फंक्शन ग्रुप्स। तो अकॉर्डिंग टू दिस, सबसे पहले हम ये बात करें, एक अणु में परमाणुओं की संख्या बढ़ने पर कंपन की सामान्य विधाओं नॉर्मल मोड्स यानी कंपनों की संख्या बढ़ जाती है। इसलिए कंपन स्पेक्ट्रम जो है वो कॉम्प्लेक्स या जटिल हो जाता है। ये जो आईआर स्पेक्ट्रम या जो आईआर रेंज है, उस आईआर रेंज का जो एक पार्ट है 1430 से 910 सेंटीमीटर इनवर्स तक का जो रीजन है वो इम्पॉर्टेंट होता है। ये रीजन जो है इसको हम कहते हैं फिंगरप्रिंट रीजन कहलाता है। यदि दो समान क्रियात्मक समूह युक्त यौगिक 1430 सेंटीमीटर से उन ऊपर समान एब्जॉर्प्शन पीक्स या समान स्पेक्ट्रम देते हैं, परंतु फिर भी वो इस क्षेत्र में 1430 से 910 सेंटीमीटर इनवर्स में डिफरेंस आता है। तो इसलिए हम दो एक समान क्रियात्मक समूह युक्त यौगिकों के बीच हम डिफरेंस प्रदर्शित कर सकते हैं। यानी दो मॉलिक्यूल जिनमें फंक्शन ग्रुप तो सेम है लेकिन हो सकता है वो मॉलिक्यूल अलग अलग हो, उनमें साइज उनका डिफरेंट हो, तो उनको कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाए, क्योंकि फंक्शन ग्रुप तो सेम है तो वो जो फ्रीक्वेंसी आएगी फंक्शन ग्रुप की वो तो ऑलमोस्ट सेम आएगी। तो अब डिफरेंस कहाँ से होगा? तो डिफरेंस होगा किस रीजन में? 1430 से 910 सेंटीमीटर इनवर्स के रीजन में। यहाँ हम उन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में डिफरेंस शो कर सकते हैं। इसलिए इस रीजन को हम कहते हैं फिंगरप्रिंट रीजन, या ये जो रीजन है उससे हम उस मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। कुछ क्रियात्मक समूह फंक्शन ग्रुप जैसे मेथिल CH3, कार्बोनिल CO, NH2 आदि जब किसी अणु में उपस्थित हों तो अभिलाक्षणिक यानी कैरेक्टरिस्टिक्स बैंड प्रदर्शित करते हैं। जैसे मेथिल समूह का अवशोषण बैंड 3000 सेंटीमीटर इनवर्स व 1400 सेंटीमीटर इनवर्स पर पाया जाता है। इसी प्रकार एक कार्बोनिल समूह का जो स्ट्रॉन्ग बैंड है या पीक हम कह लें वो 1700 सेंटीमीटर इनवर्स पर होता है। तो ऐसी कुछ फ्रीक्वेंसीज की वैल्यूज़ हमें लर्न करनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी। जैसे कार्बोनिल समूह जो है 1700 पर आता ही है, लेकिन ये डिफ़र कर सकता है, डिपेंड करता है कि वो कार्बोनिल समूह किस तरह के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है। विभिन्न समूह की अभिलाक्षणिक स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी से ये ज्ञात होता है कि कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, कार्बन सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन, कार्बन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन और कार्बन आयोडीन, ये जो सीरीज है इनकी स्ट्रेचिंग कंपन आवृत्तियों के मान घटते हुए क्रम में प्राप्त होते हैं। यानी ये जो अपन ने लिखा है उनमें सबसे कम
जो कंपन आवृत्ति का मान आएगा वो कार्बन आयोडीन के बीच में आएगा। इसका मुख्य कारण समूह में परमाणु का इसी क्रम में बढ़ता हुआ द्रव्यमान है। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया, म्यू जो है वो और न्यू बार के बीच में रिलेशनशिप होता है। न्यू बार इज प्रोपोर्शनल टू 1/√μ। तो अगर म्यू बढ़ रहा है तो न्यू बार की वैल्यू कम हो जाएगी। इसी प्रकार कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर तथा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज हैं, त्वरण आवृत्तियों के मान में भी अंतर होता है, क्योंकि यहाँ भी एक एटम जो है चेंज है। यहाँ सल्फर है तो यहाँ ऑक्सीजन है, तो म्यू के मान दोनों के डिफरेंट हो गए। किसी समूह के बॉन्ड स्ट्रेंथ में वृद्धि को हम फोर्स कांस्टेंट या K के मान में वृद्धि के द्वारा बताया जाता है। ये भी मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आप लोगों को बताया है। अतः K के मान में वृद्धि से अवशोषण आवृत्ति का मान बढ़ता है। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन में K के मान में वृद्धि सिंगल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड की तरफ जाने पर होती है। प्राय अवशोषण आवृत्तियों के मानों में कुछ परिवर्तन पाया जाता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि संपूर्ण संरचना में विभिन्न समूह किस क्रम में जुड़े होते हैं। अतः अणु की संरचना से संबंधित जानकारी विभिन्न अवशोषण बैंड की सही स्थिति प्राप्त कर ही प्राप्त की जा सकती है। तो जैसे मैंने कहा कि एक हमें कोई फंक्शन ग्रुप है तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो एक फिक्स फ्रीक्वेंसी पर ही हमेशा हर मॉलिक्यूल में उसी फ्रीक्वेंसी पर एब्जॉर्प्शन शो करे। वो चेंज भी हो सकता है। तो जो है वो निर्भर करता है कि संपूर्ण संरचना में वो समूह कहाँ पर है, उसके आसपास और किस प्रकार के समूह लगे हुए हैं। उदाहरण के लिए फॉर एग्जांपल बेंजीन में एक बैंड 670 सेंटीमीटर पर आता है, परंतु बेंजीन से अगर हम एक ग्रुप लगा दें, एकल प्रतिस्थापित मोनो सब्स्टिट्यूट बेंजीन ले लें, तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में ये 670 सेंटीमीटर इनवर्स पर बैंड न आकर ये बैंड शिफ्ट हो जाता है 730 सेंटीमीटर इनवर्स पर। इसी प्रकार डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन जो ऑर्थो मेटा पैरा के जो अवशोषण बैंड है वो शिफ्ट हो जाएंगे। ऑर्थो का बैंड 750 पर, मेटा का 780 पर, व पैरा के 820 सेंटीमीटर इनवर्स पर प्राप्त होते हैं। रेजोनेंस, अनुनाद व अंत्य आणविक प्रभाव भी ग्रुप या फंक्शन ग्रुप आवृत्ति को प्रभावित या विस्थापित करते हैं। यदि किसी अणु में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कार्बोनिल तथा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आइसोलेटेड स्थानों पर हों, तो कार्बोनिल समूह 1715 पर, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 1650 सेंटीमीटर इनवर्स पर एब्जॉर्प्शन शो करता है। लेकिन अगर ये दोनों ग्रुप जो हैं किसी मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेटेड हों, परंतु ये दोनों समूह इस तरह से अगर अरेंज हो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यानी ये कॉन्जुगेशन हो गया, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। तो कॉन्जुगेशन में होते ही इनकी जो ये फ्रिक्वेंसीज हैं वो फ्रिक्वेंसीज शिफ्ट हो जाएगी। जो 1715 वाली है वो 1675 पर हो जाती है, और जो 1650 वाली है वो 1600 सेंटीमीटर इनवर्स पर प्राप्त होती है। इसी के बारे में मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था कि कार्बोनिल समूह जैसे यहाँ तो 1715 पर है, क्योंकि इसका और इस ग्रुप के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है। लेकिन जैसे ही ये ग्रुप इस तरह से लग गए तो अब इसकी फ्रीक्वेंसी हमें 1715 पर नहीं मिलेगी, वो आ गई 1675 पर। तो एक रेंज बन जाती है, एक हायर वैल्यू से एक लोअर वैल्यू के बीच की, यहाँ से यहाँ तक हमें कार्बोनिल समूह मिल सकता है। तो ये एक IR स्पेक्ट्रम को हमें देखकर एग्जैक्ट वेव नंबर निकाल कर हम तभी बता पाएंगे कि ये कौन सा ग्रुप है, और फिर उस आधार पर जो है हम मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त युग्मन के कारण कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बैंड की इंटेंसिटी भी बढ़ जाती है। इसी तरह से हम कुछ और एग्जांपल्स को डिस्कस करें। मॉलिक्यूल में एक फ्री, एक स्वतंत्र OH स्ट्रेचिंग अवशोषण जो है वो 3600 सेंटीमीटर इनवर्स पर पाया जाता है।
तो एक OH ग्रुप की जो फ्रीक्वेंसी है वो 3600 सेंटीमीटर पर आती है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं हमेशा इसी पर मिले। मान लीजिए ये OH ग्रुप जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, परंतु यदि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है तो इसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है। बॉन्ड लेंथ इसलिए बढ़ जाएगी कि ये एक OH ग्रुप का जो हाइड्रोजन है वो दूसरे OH ग्रुप की ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। अट्रैक्ट होते ही ये H यहाँ से दूर हटेगा, दूर उठा तो OH बॉन्ड लेंथ जो है बढ़ गई। OH बॉन्ड लेंथ बढ़ते ही ये OH बॉन्ड जो है वो वीक हो गया। वीक हो गया तो इसके लिए जो कंपन अवशोषण की जो फ्रीक्वेंसी आवृत्ति है वो भी कम हो जाती है। तो अब जो है अगर हाइड्रोजन बॉन्डेड कोई OH ग्रुप है तो उसका जो तरंग अवशोषण स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी वो 3600 पर प्राप्त नहीं होगी, 3600 से कम जो है तरंग संख्या पर प्राप्त होती है। अब हम यह कह सकते हैं कि एक IR स्पेक्ट्रम तभी संभव है जब अणु के डायपोल मोमेंट के मान में परिवर्तन हो। यानी ये कंडीशन थी, हमने पहले भी पढ़ा था कि IR स्पेक्ट्रम कब मिलता है, जब कंपनों के फलस्वरूप मॉलिक्यूल के डायपोल मोमेंट के मान में या उसकी दिशा में या दोनों में परिवर्तन हो। अतः बंध की ध्रुवता में वृद्धि के साथ इसके अवशोषण बैंड की तीव्रता भी बढ़ती है। उदाहरण के लिए कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड की जो तीव्रताएं हैं, इनके जो अवशोषण बैंड आएंगे उन बैंडों की जो तीव्रताएं हैं वो इसी क्रम में बढ़ेगी। यानी सबसे ज़्यादा ध्रुवीयता जो होगी वो OH बॉन्ड की होगी। इसलिए OH बॉन्ड से जो पीक आएगी उसकी इंटेंसिटी इन दोनों की अपेक्षा ज़्यादा होगी। इसी तरह से कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बंधों की तीव्रताएं भी बढ़ते क्रम में होती है। यानी सबसे ज़्यादा तीव्रता जिस एब्जॉर्प्शन बैंड या जिस एब्जॉर्प्शन पीक की होगी वो होगी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो पोलरिटी है वो ज़्यादा है, बंध की ध्रुवीयता ज़्यादा है। तो इस प्रकार से हम IR स्पेक्ट्रम, जब भी हमें IR स्पेक्ट्रम का यूज़ लेना हो तो कुछ फंक्शनल ग्रुप्स की हमें फ्रीक्वेंसीज़ की जो रेंज है वो रेंज याद होनी चाहिए, जिसके आधार पर हम IR स्पेक्ट्रम को देखकर पर्टिकुलर फंक्शन ग्रुप उसमें प्रेजेंट है या नहीं है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। थैंक यू।